अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर के लीक के मामले की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 4 मुलजिमीन को नामपल्ली अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया। SIT ने 4 मुलजिमीन प्रवीण, राजशेखर, डाकिया नायक और राजेश्वर को 4 दिन कबल अपनी तहवील में लिया था और आज इन चारों की तहवील खत्म हो गई, जिस पर SIT के अहदेदारों ने उन्हें SIT के दफ्तर से किंग कोठी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां तिब्बी मायनों के बाद नामपल्ली अदालत में इन चारों को पेश किया गया, जहां फाजिल अदालत ने चारों मुलजिमीन को दोबारा अदालती तहवील में दे दिया। इस तरह अब तक SIT ने क्वेश्चन पेपर लीक मामले में 15 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान में 100 से ज्यादा निशानात हासिल करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि प्रीलिम्स के 121 टॉपर्स में से अब तक SIT ने 70 उम्मीदवारों से पूछताछ की है। SIT की हिरासत में मजीद 3 मुलजिमीन हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर का इम्तिहान पेपर लीक के बाद उन्होंने लिखा था। इसी तरह SIT ने इस केस के मुलजिम नंबर 2 राजशेखर रेड्डी के बहन भाई प्रशांत रेड्डी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की, जो ग्रुप 1 प्रीलिम इम्तिहान लिखने के लिए अमेरिका से हैदराबाद वापस हुआ था। तहकीकाती अहदेदारों का कहना है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर लीक को हासिल करने के बाद राजशेखर रेड्डी ने अमेरिका में मुकीम अपने बहन भाई प्रशांत रेड्डी को हैदराबाद तलब कर लिया था और उसे इम्तिहान लिखने की तरगीब दी। राजशेखर रेड्डी की गिरफ्तारी और सारे मामले के मंजर आम पर आने के बाद से प्रशांत रेड्डी मफरूर बताया गया, जिसके पेश नज़र पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की है। इसी दौरान जराये ने बताया कि प्रवीण और राजशेखर ने ग्रुप 1 के मेन इम्तिहान के क्वेश्चन पेपर को भी हासिल करने की कोशिश में लगे थे, ताहम इसी दौरान ये मामला सामने आने के बाद वो पकड़े गए। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड VV श्रीनिवास राव ने मंगल को जारी एक प्रेस नोट के जरिए इत्तला दी कि जारिया तकर्राती इक़दाम के हिस्से के तौर पर 2 अप्रैल को 10 बजे दिन ता 1 बजे दिन पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में SCT PC ड्राइवर, महकमे फायर सर्विसेज में ड्राइवर ऑपरेटर और उसी दिन SCT PC मैकेनिक के लिए 2:30 बजे तक 5:30 बजे दिन ख़तई इम्तिहान तहरीरी इम्तिहान हैदराबाद में मुनक़िद किया जाएगा। तमाम अहल उम्मीदवारों को मुतला किया गया है कि वो 28 मार्च से 31 मार्च को तहरीरी इम्तिहान के लिए अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये हॉल टिकट्स वेबसाइट tslprb.in पर मुहैया करवाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान होने वाली फसलों को माली इमदाद फराहम करने के लिए इक़दाम शुरू करने की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में नुकसान होने वाली फसलों को मुआवजे की अदायगी, पोडो लैंड्स की तकसीम, भेड़ बकरों की तकसीम, गरीबों को मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद की तकसीम और दीगर उमूर पर आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव, रेवेन्यू के सेक्रेटरी नवीन मित्तल, महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी राहुल बोजा के अलावा चंद अरकान असेंबली और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके हालिया दौरे अजला के मौके पर नुकसान होने वाली फसलों का जायजा लिया गया था और मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया गया था। उस ऐलान के मुताबिक मुतासरा किसानों के बैंक अकाउंट में रकम जमा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके लिए मुतासरा अजला के कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि वो मुतासरा इलाकों के एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स के जरिए फसलों के नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट रवाना करें। बाद अज़ां मुतासरा किसानों को फसलों के नुकसानात के मुताबिक उन्हें मुआवजा अदा किया जाएगा। इस सिलसिले में फौरी इक़दामात की हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने गरीब अफराद के लिए मकानात की तामीर करने की माली इमदाद की स्कीम को भी जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत दी, जिसके मुताबिक ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब बेघर अफराद को मकान की तामीर पर 3 लाख रुपए की मदद की जाएगी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 90% मरीजों का ताल्लुक गरीब तबके से होता है और यहाँ आरोग्यश्री स्कीम के तहत भी बेहतर से बेहतर इलाज किया जाता है। इसलिए रियासत भर में निम्स के इलाज के ताल्लुक से अवाम में जो भरोसा पाया जाता है, इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों और प्रोफेसर्स पर आयद होती है।
वजीर सेहत ने आज निम्स हॉस्पिटल में तकर्रुर होने वाले 26 असिस्टेंट प्रोफेसर में उनके तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि रियासत के खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में निम्स का शुमार सरकारी सतह के हॉस्पिटल में होता है, जहां सुपर स्पेशलिटी खिदमात फराहम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि निम्स जैसे इदारे में मुलाजिमत अंजाम देना हर एक के लिए फख्र की बात होती है, क्योंकि निम्स हॉस्पिटल में नए नए किस्म के जो ऑपरेशन और इलाज होता है, वो इलाज और ऑपरेशन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं होता। ముందు 36 ఉంటే ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను 21కి మనం తగ్గించుకోవడం జరిగింది. సో మాతా శిశు మరణాలు తగ్గుముఖం పడి దేశంలో మనం 3వ స్థానంలో ఉండడం అనేది మనకు చాలా గర్వకారణం. అయితే 3వ స్థానంలో ఉన్నాము, బాగా ఉన్నామని అక్కడితో మేము ఆగిపోదలుచుకోలే. మొదటి స్థానానికి వెళ్ళాలి. ఇంకా కూడా మాతా శిశు మరణాలు తగ్గాలి అంటే ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్స్ అవసరం ఉన్నాయి. గర్భిణీ స్త్రీ కొంతమంది కిడ్నీ సమస్యతో గాని, గుండె సమస్యతో గాని, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో గాని, ఇతర సమస్యలతో వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు. అటువంటి తల్లులు ఏమవుతున్నారంటే ఎక్కడో కరీంనగర్లో, వరంగల్లో, ఖమ్మంలోనో, మహబూబ్ నగర్లోనో ఆసుపత్రికి వెళ్ళడం, అది సీరియస్ అయిన తర్వాత తిరిగి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి రావడం, మార్గ మధ్యంలో వారు మరణించడం, వారికి వైద్యం సకాలంలో అందక తల్లి మరణాలు, శిశు మరణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏం నిర్ణయించిందంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి చెంతకు ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్ తెచ్చే కార్యక్రమం. ఇప్పుడు గాంధీలో ఒక 200 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్, నిమ్స్ లో ఒక 200 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్, మనం కొత్తగా మల్కాజ్గిరిలో అల్వాల్లో కడుతున్నటువంటి 1000 పడకల ఆసుపత్రుల్లో భాగంగా అక్కడ కూడా ఒక 200 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్, అంటే ఒక 600 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎంసీహెచ్ హాస్పిటల్స్ ను హైదరాబాద్ నగరంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎవరైనా ఒక మహిళ, ఒక గర్భిణీ స్త్రీ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో గుండెకు సంబంధించి, లివర్ కి సంబంధించి, కిడ్నీకి సంబంధించి బాధపడితే వాళ్ళని ఏం చేస్తామంటే ముందుగానే తీసుకొచ్చి ఈ గాంధీలో గాని, నిమ్స్ లో గాని, మన అల్వాల్లో వచ్చే టిమ్స్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి ఆ అమ్మాయికి సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు కూడా అందించి తల్లి మరణాలను, బిడ్డ మరణాలను తగ్గిస్తూ వారి ప్రాణాలని కాపాడుతూ మరి ప్రసవం చేయించి తిరిగి సేఫ్ గా ఇంటికి పంపించేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ 3 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి वजीर वली नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद में आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हैदराबाद हर मामले में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑफिस स्पेस ऑक्यूपेशन के मामले में हैदराबाद शहर को मुल्क भर में नंबर 1 मकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 साल में शमशाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा लकड़ी का पुल, BHEL और नागोल LB नगर रूट में भी मेट्रो सर्विसेज शुरू करने का मंसूबा है। इस सिलसिले में मरकज से ताउन की ख्वाहिश की गई है। वज़ीर मौसूफ ने आज GHMC और HMDA के हुदूद में पाए जाने वाले 25 तालाबों की तरक्की के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ कंपनियों के साथ माहिदे की तकरीब में शिरकत की। बाद अज़ां इस माहिदे के तय होने के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर KT रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद की 440 साल तारीख है। हैदराबाद में 1908 में मूसा नदी में सैलाब आया था। उस वक्त के निज़ाम हुक्मरान ने माहिर इंजीनियर विश्वेश्वरैया को तलब करते हुए शहर को सैलाब और पानी से महफूज रखने की प्लानिंग करवाई थी। इसके अलावा निज़ाम दौर में ही हिमायत सागर और उस्मान सागर ज़खायर आब 1920 में तकमील किए गए। शहर हैदराबाद का 94% पानी ग्रेविटी के जरिए मूसा नदी में मिलता है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में आलूदा पानी को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम किए गए हैं। హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో పూర్తయితే కేవలం ఎయిర్పోర్ట్ పోయే వాళ్ళ కోసం కాదు, ఎయిర్పోర్ట్ శంషాబాద్ దాకా ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ పనిచేస్తూ గచ్చిబౌలిలోనో మాదాపూర్లోనో పనిచేస్తూ, లేదు నేను శంషాబాద్లో నివాసం ఉంటాను, ఇక్కడ ఫ్లాట్ కొనుక్కునే బదులు అక్కడ ఒక విల్లా కొనుక్కుంటాను అంటే వారికి కూడా వెసులుబాటు ఉండాలి. 20 నిమిషాల్లో వర్క్ ప్లేస్కి వచ్చి 20 నిమిషాల్లో ఇంటికి పోయే వెసులుబాటు ఎట్లా వస్తుంది? ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా వస్తుంది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోనేమో మన సొంతంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులతో 6,250 కోట్ల రూపాయలతో ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నాం. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రోజే ఉత్తరం వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి. మేము అడిగాం వాళ్ళని, లకడికా పుల్ నుంచి BHEL దాకా మెట్రో పొడిగించాలనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా నాగోల్ నుంచి LB నగర్ 5 కిలోమీటర్ల గ్యాప్ మిగిలింది, దాన్ని కూడా కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అదొక 31 కిలోమీటర్లు అవుతుంది, దానికి సహకరించండి అని కోరాం. దురదృష్టం ఏంటంటే ఇవాళ వచ్చింది మాకు రిపోర్ట్, వాళ్ళ లెటర్ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ అంట.
ఏది మన ట్రాఫిక్ లేదంట, సరిపడా ప్రయాణికులు ప్రయాణించంట. ఏది మనకి పటాన్ చెరువు నుంచి లగ్రికాపుల్ నుంచి పటాన్ చెరువు బిహెచ్ఎల్ నుంచి పటాన్ చెరువు వచ్చే మార్గంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్. ఇది వాళ్ళు పంపిన లెటర్. అంటే కొన్ని విషయాలు బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది, అక్కడ 10 నగరాల్లో మెట్రో కడుతున్నారు, 10 పట్టణాల్లో, కాన్పూర్లో, మీరట్లో, అలహాబాద్లో, ఎక్కడెక్కడ కడుతున్నారు. అక్కడ 10 నగరాల్లో కడుతున్నారు. ప్రతి నగరంలో అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తుంది. ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చే ఉద్దేశం లేకపోతే మేము ఇవ్వము చెప్తే అయిపోద్ది కదా. ఈ సోది ఎందుకు? ఇక్కడ మీకు ప్రయాణికులు లేరు, ఎక్కేవాళ్ళు లేరు మెట్రో. ఒకవైపు ఏమో మెట్రో ఎక్కేవాళ్ళు లేరు, ఫీజిబిలిటీ లేదని వాళ్ళ రిపోర్ట్. ఇంకోవైపు ఏమో అమీర్పేట మెట్రో స్టేషన్ చూస్తే అది మా వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి, సార్ కోచ్ పెంచండి. वजीर बल्दी नजमुल केटी रामाराव ने हैदराबाद में फ्लाईओवर के नीचे प्लेग्राउंड्स कायम करने की तजवीज़ पेश की है। नवी मुंबई में एक फ्लाईओवर के नीचे प्लेग्राउंड की मौजूदगी ने वजीर तारक रामाराव की तवज्जो हासिल कर ली और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद वजीर बल्दी नजमुल ने अपने महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें नवी मुंबई की तर्ज पर फ्लाईओवर्स के नीचे प्लेग्राउंड्स के क़याम का जायजा लेने की ख्वाहिश की गई। नवी मुंबई में एक ओवरब्रिज के नीचे नौजवान बच्चों का क्रिकेट खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद शहरियों ने भी इस किस्म की सहूलत की फराहमी की सताइश की। केटीआर ने एक ट्वीट पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि वो इस आइडिया की तारीफ करते हैं और वो अरविंद कुमार से ख्वाहिश करेंगे कि इस किस्म के अवामी मकामात के लिए मुनासिब जगह की निशानदेही की जाए। नवी मुंबई में फ्लाईओवर के नीचे जो प्लेग्राउंड कायम किया गया है, इसमें बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट के अलावा बच्चों के लिए खेलने का एक इलाका भी शामिल है। केटीआर के ट्वीट का हैदराबादियों ने खैर मकदम किया, जो शहर में मजीद अवामी मकामात की वकालत कर रहे हैं। कई शहरियों ने वज़ीर मौसूफ के बरवक्त रद्द-ए-अमल की सताइश भी की, जो फ्लाईओवर्स के नीचे प्लेग्राउंड्स के क़याम में संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। राइट नाउ नवी मुंबई में हूँ मैं, एक ब्रिज के नीचे जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लिटरली ऊपर से गाड़ियाँ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज बनाई गई है ब्रिज के नीचे जहाँ पे आप आके खेल सकते हो। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो ये भी आप यहाँ पे आके खेल सकते हो, एंड ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके खेल सकता है जब भी खेलना है। अभी लोग क्रिकेट खेल रहे हो, अभी बॉल बाहर जाएगा तो कैसे, इसलिए यहाँ पे ऐसा नेट लगाया गया चारों साइड से, तो बॉल भी बाहर नहीं जाता। बेहतरीन फैसिलिटी, मतलब बेस्ट यूज ऑफ ब्रिज के नीचे वाला स्पेस आपके सिटी में है तो बताओ। रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी को आज एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। आज एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वो घटकेसर पहुंचे थे। इस तकरीब में उन्हें 10 बजे आना था, लेकिन रियासती वजीर करीब 12:30 बजे उस मीटिंग में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने माइक्रोफोन लिया बात करने के लिए, उस वक्त वहां मौजूद किसानों ने काफ़ी हंगामा मचा दिया। उन किसानों ने कहा कि रियासती हुकूमत ने उनके कर्जे माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। इसके बाद काफ़ी वहाँ शोरगुल शुरू हो गया, किसानों ने नारेबाजी की। रियासती वजीर ने पुलिस को हुक्म दिया कि वहाँ गड़बड़ करने वाले किसानों को फौरी उस मीटिंग से बाहर किया जाए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर निकाला। इस मौके पर वहाँ मौजूद बीजेपी कायदीन सुदर्शन रेड्डी और शोभा रानी ने मीटिंग के ऑर्गेनाइजर से बहस शुरू कर दी। आखिरकार रियासती वजीर ने वहां अपनी तकरीर मुकम्मल किए बगैर ही उस वेन्यू से लौट गए। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि आसरा पेंशन की दरखास्तों पर तेजी से कार्रवाई करें। मंगल के रोज मासा टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में उन्होंने आसरा पेंशन डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, दलित बंधु और सनतनगर हल्के में चलाए जा रहे दीगर प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस मीटिंग में कलेक्टर अमय कुमार, RDO वसंता और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने उन मुस्तहिकीन में कार्ड्स की तकसीम का काम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी।
इसी तरह पेंशन की नई दरखास्तों की वक्तन फ़ौकतन छानबीन करने की उन्होंने हिदायत दी। साथ ही अहल अफराद को पेंशन देने का उन्होंने वादा किया। वज़ीर मौसूफ ने कलेक्टर को हिदायत दी कि वो पेंशन के मसले को जल्द हल करने के लिए एक खुसूसी से कायम करने के इक़दाम करें। इसी तरह हल्के असेंबली के अंदर बनाए गए डबल बेडरूम के घर भी मुस्तहिक़ अफराद के हवाले कर दिए गए। जो लोग अहल हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें माबाकी मकानात तैयार करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने अडानी मामले पर लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा में अडानी पर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अशोक शंकरराव चौहान ने राहुल गांधी के पार्लियामेंट से रुकनीत की मुअत्तली की सख्त मजम्मत की। या फिर राज्यों में जहां भाजपा की सरकार हो, देश के अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं रखते हुए लोगों का ध्यान और कहीं गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए पूरे अलग अलग इश्यूज को, फजूल इश्यूज को उठाकर देश के नेतृत्व जो विपक्ष में कर रहे हैं, उस नेतृत्व को कमजोर करके उनका आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि महंगाई सबसे बड़ा इश्यू आज देश के सामने है। बेरोजगारी ये पूरे देश की समस्या है। जो देश का हमारा नौजवान है, चाहे वो हमारी महिला बहनें हो, हमारे भाई हो, सबसे बड़ा समस्या हमारे देश की महंगाई, बेरोजगारी, इंटरनेशनल इश्यूज, चाइना का हमारे ऊपर होने वाला अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, ऐसे अहम मुद्दे जो देश के सामने हैं, उसको बाजू में रखकर जो लोग इन विषय के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, उनका आवाज दबाने का प्रयास आपने देखा है कि किस तरीके से हो रहा है। हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के एक प्रभावी नेतृत्व राहुल गांधी जी के बारे में आपने सबने देखा है कि उन्होंने अडानी के मामले के ऊपर अपनी आवाज लोकसभा में उठाने के लिए बहुत प्रयास किया। लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, कहीं बाहर बोलो तो उसको भी दबाने की कोशिश होती है, और अगर प्रदेश में जाके भी बोलो तो उसके ऊपर भी आपत्ति जताई जाती है कि ये हमारे देश की बातें प्रदेश में क्यों बोलते हैं। दोस्तों, भाजपा के मंत्रियों ने राहुल जी पे आरोप लगाए, पार्लियामेंट में उनका माइक बंद किया जाता है। सच्चाई, अडानी का मामला, जो उनके शेयर्स के बारे में आए हुए कई चीजें जो देखा, मार्केट जो क्रैश हुआ, ये सब चीजें अगर आपने गहराई से मीडिया ने देखा ही है, और खास करके मीडिया ने एक्सपोज किया है कि ये मामला कितना गंभीर है। ओवरसीज में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट ओवरसीज से आया हुआ है, उसमें सच्चाई क्या है, किसका पैसा ये है, ऐसे अहम मुद्दों पर राहुल जी ने जब कुछ बोलना चाहा तो बोला नहीं दिया गया। दो चिट्ठियां राहुल जी ने लोकसभा की स्पीकर को लिखी कि भाई मैं इस विषय पे अपनी भूमिका रखना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं, कोई जवाब नहीं। राहुल जी खुद होकर स्पीकर से मिलने गए, अपनी तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सिंगरेनी कॉलरीज की खानों और दीगर असासों की निजीकारी के खिलाफ बीआरएस हुकूमत को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी कॉलरीज में तकरीबन 1,15,000 लोग मुलाजिमत करते हैं और अगर उनकी निजीकारी होती है तो तकरीबन 60,000 मुलाजिमतें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी बीआरएस या बीजेपी हुकूमत को तेलंगाना के वसाइल की निजीकारी की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर
कोयले की खानों के वसाइल को आंध्र प्रदेश की कंपनियों को हवाले करने का भी इल्जाम लगाया। वटी विक्रमार्का अपने पीपल्स मार्च यानी हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के तहत आज मंचिरियाल में है। आज उनकी पदयात्रा का 13वां दिन है। आज उन्होंने मंचिरियाल के तांडूर में एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में तेलंगाना के अवाम के लिए तब्दीली लाने और तरक्की लाने का अहद किया। ఇది కాదు మనం కోరుకున్న స్వతంత్ర భారత ప్రజాస్వామ్య దేశం. లౌకికవాదంతో సామ్యవాదంతో ప్రగతిశీల భావాలతో స్వతంత్ర భారతదేశంగా ఈ దేశం ఎదగాలని, ఈ దేశ సంపదంతా ప్రజలతో చెందాలని, గుండు సూర్యుడు పూర్తి చేసుకోలేనటువంటి ఈ భారతదేశానికి పంచవర్ష ప్రణాళిక లాంటి తయారు చేసి ఇటు వ్యవసాయ పరంగా పారిశ్రామిక పరంగా వ్యవసాయ నిర్మాణానికి పునాది వేసిన జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆలోచనతోనే ఈ దేశ నిర్మాణం జరిగింది. ఈ దేశంలో एलपी नगर में कांग्रेस कायदीन के बीच आपसी इख्तिलाफात आज मंजर आम पर आ गए। आज एक तकरीब के दौरान जेड प्रभाकर रेड्डी और मल्ला रेड्डी राम रेड्डी के हामियों की आपस में काफ़ी बहस और तकरार हो गई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था जिसके इंतजाम को लेकर इन दोनों ग्रुप्स में काफ़ी देर तक तकरार देखी गई। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डीआरवी ने अपने वालिद डी श्रीनिवास की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत और इस्तीफा पेश करने के मामले में उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की। तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा हल्के से नुमाइंदगी करने वाले अरविंद ने कहा कि उनके वालिद कट्टर कांग्रेसी हैं और वो कट्टर बीजेपी के हैं। उनके वालिद को जबरदस्ती गांधी भवन ले जाकर पार्टी में शामिल करवाया गया, जबकि उनके वालिद कई एक बीमारियों में मुब्तला हैं। उनकी सेहत के मसाइल को लेकर वो परेशान हैं। कम से कम वो खुद से बाथरूम तक नहीं जा सकते। उन्हें पार्टी में किस तरह शामिल किया जा सकता है? ఇయ్యాలైనా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పోతే నాకేం ఇబ్బంది లేదండి. కాంగ్రెస్ పోయినా కమ్యూనిస్ట్ పోయినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. నేను జరిగిన పద్ధతి తప్పు. సరే ఎనీ ఇది మాట్లాడాల్సిన సమయం గారు ఆయన నడవలేని పరిస్థితి, మాట్లాడలేని పరిస్థితి, ఆయన మాట్లాడింది ఆయన గుర్తులేని పరిస్థితి. ఈ సమయంలో ఆయనని ఇబ్బంది పెట్టడము ఏ రకంగా కూడా మానసికంగా శారీరకంగా ఇబ్బంది పెట్టడం సబబు కాదు. ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది. దీనికి మించి నాకు డి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన రాజకీయం పట్ల నా రాజకీయానికి ఆయన రాజకీయానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నేను అనేక మార్లు చెప్పిన, మళ్ళీ ఇది ఇవాళ కూడా అదే చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. ग्रेटर हैदराबाद में आए दिन पोस्टर जंग जारी है। पोस्टर के जरिए एक तरफ आवाम अपनी तकालीफ का इजहार कर रही है तो दूसरी तरफ सियासी जमातें भी पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज उपलता घटकेसर तक तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर ब्रिज के कई सालों से जेर इल्तिमा तामीरी कामों को लेकर तमाम पिलर्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ पोस्टर नस्ब करते हुए दरियाफ्त किया गया कि ये फ्लाईओवर ब्रिज की तामीरी काम कब
पाए तकमील किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि यह फ्लाईओवर ब्रिज मरकजी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी तामीर किया जा रहा है। पुलिस और वायएसआर तेलंगाना पार्टी के कायदीन के दरमियान मामूली भगदड़ के बाद वायस शर्मिला तवाजुन खो बैठी और नीचे गिर गई। शर्मिला को कोई बड़ी चोट नहीं आई। शर्मिला अपनी रिहायशगाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो उस्मानिया दवाखाने में मरीजों और आवाम के लिए तिब्बी सहूलियात की जांच के लिए दाखिल होना चाहती थी। तमाम पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल और आला हुक्काम के अहकामात का हवाला देते हुए शर्मिला को अपने घर से बाहर निकलने से रोक दिया। शर्मिला ने पुलिस से सवाल किया कि वो एक सियासी पार्टी की सदर की हैसियत से जाना चाहती है, ये उनका जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि वो मीडिया चैनल्स के साथ पार्टी से अकेले दौरे पर जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होने की बात ही नहीं है। शर्मिला ने पुलिस से सवाल किया कि उन्हें और मीडिया को उस्मानिया हॉस्पिटल में दाखिल होने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। जब शर्मिला ने अपनी झुकने से इनकार कर दिया और वापस ना आने का फैसला किया तो पुलिस ने वायएसआर टीपी के कायदीन को वहां से मुंतकिल करने की कोशिश की। इस दौरान मामूली भगदड़ मच गई। इस वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं और रियासत तेलंगाना में जमहूरियत नहीं बची है। हिंदुस्तान की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई कार थार को तेलंगाना के निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को पेश की, जो मुसलसिल दूसरे साल आलमी बॉक्सिंग चैंपियन बनी हैं। इस बार चैंपियनशिप में 50 kg कैटेगरी जीतने वाली निखत जरीन ने महिंद्रा इमर्जिंग बॉक्सिंग आइकॉन अवार्ड भी जीता है। महिंद्रा ऑटोमोटिव ने ट्वीट किया कि बेमिसाल निखत ने हिंदुस्तानी खेलों की तारीख में एक नया बाब लिखा। महिंद्रा उसे एक उभरते हुए बॉक्सिंग आइकॉन के तौर पर मुबारकबाद पेश करता है। हम इसकी हैरत अंगेज कामयाबियों के लिए एक नई थार कार पेश कर रहे हैं। चैंपियनशिप के तलाई तमगे के साथ तकरीबन 82 लाख रुपए का नगद इनाम भी निखत जरीन के अकाउंट में जमा हुए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंगल को अली सुबह शमशाबाद में 50 एकड़ पर फैली हुई सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा आर्जी ढांचे मुनहदिम कर दिए। एचएमडीए के सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि नामालूम अफराद ने शमशाबाद की सरकारी अराजी पर आर्जी ढांचों की तामीर के जरिए कब्जे की कोशिश की थी। ताहम सैबराबाद पुलिस की मदद से एचएमडीए ने भारी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए तमाम नाजायज कब्जे बर्खास्त कर दिए। ओहदेदारों ने बताया कि मुजाहमत का अंदाजा लगाते हुए ये ऑपरेशन अली सुबह 3 बजे से सुबह 8 बजे तक अंजाम दिया गया, जिसके दौरान तमाम आर्जी ढांचे मुनहदिम कर दिए गए और 50 एकड़ सरकारी अराजी को नाजायज काबिजीन से बचाया गया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल को अली सुबह कस्टम्स के अहदेदारों ने 2 मुसाफिरीन के कब्जे से तकरीबन 1 किलोग्राम सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 65 लाख रुपए बताई गई। एक इतला की रोशनी में कस्टम्स एयर इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले एक मुसाफिर को शक की बुनियाद पर रोक लिया और जब उस मुसाफिर की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से पेस्ट की शक्ल में 3 कैप्सूल में छुपा कर लाया हुआ सोना जब्त किया गया, जो तकरीबन 840 ग्राम है। इसकी मालियत 51,24,000 रुपए बताई गई है। इस मुसाफिर ने मकद में सोना छुपाकर स्मगल किया था। कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने अफजलगंज पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट्स के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हदूद में आरटीसी बसों के मुसाफिरीन से तलाई जंजीरें उड़ाने वाले एक पेशावर मुजरिम केएस मकन उर्फ तेरे नाम साकिन मांगो बस्ती मल्लेपल्ली के साथ ये तलाई जेवरात खरीदने वाले पी रमेश वर्मा साकिन शालीबंडा को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने तकरीबन 343 ग्राम तलाई जंजीरें जब्त की, जिनकी मालियत तकरीबन 18,50,000 रुपए बताई गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ई जोन सुनील दत्त ने मंगल को मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि इस केस के दूसरे 6 मुलजिमीन मफरूर हैं, जो मांगोड़ बस्ती मल्लेपल्ली के ही रहने वाले हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।